हेलो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही खास है। हम लोग एसपी स्किल क्राफ्ट की टीम द्वारा तैयार किए गए एक बहुत ही शानदार स्लाइड डेक का विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये टॉपिक ऐसा है ना जिस पर आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। मतलब आज हम तराई की गोद में बसे एक रहस्यमय जंक्शन की बात करेंगे, पीलीभीत। एकदम सही कहा। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं, जहां इसे हिमालय का प्रवेश द्वार बताया गया है। मतलब ये जगह समुद्र तल से करीब 170 मीटर की ऊंचाई पर है। जी, और ये जो 170 मीटर की ऊंचाई है ना, ये इसे एक बहुत ही परफेक्ट ट्रांजिशन जोन बनाती है। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए यहाँ पहला एग्जाम अलर्ट है। अच्छा, वो क्या है? पीलीभीत का 1/3 हिस्सा पूरी तरह घने जंगलों से ढका हुआ है। और इसके साथ ही इसकी सीमाएं बहुत रणनीतिक हैं। उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और उत्तराखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अरे वाह, 1/3 हिस्सा जंगल। तो मतलब ये एक चोक पॉइंट जैसा हो गया। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए ना। इसका नाम पीलीभीत ही क्यों है? मतलब क्या जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, वैसे यहाँ सब कुछ पीला है क्या? नहीं नहीं, रंग रोगन की वजह से नहीं। यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट नोट कर लीजिए। भीत का मतलब होता है मिट्टी की दीवार। अच्छा, तो मतलब पीली मिट्टी की दीवार। एकदम सही। 18वीं शताब्दी में ये पूरा इलाका बाढ़ और बाहरी दुश्मनों के हमलों से जूझ रहा था, तो लोगों ने खुद को बचाने के लिए पीली मिट्टी की विशाल दीवारें खड़ी कर दी। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। इसका इतिहास सिर्फ 18वीं सदी का नहीं है। हाँ, मैंने भी पढ़ा स्लाइड में। ये सीधा द्वापर युग से जुड़ता है ना? जी हाँ। सोचिए, इस धरती पर भगवान कृष्ण के परम भक्त और अर्जुन के मित्र राजा वेणु का राज हुआ करता था। मतलब ये तो किसी ऐतिहासिक फिल्म के प्रोलॉग जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और ये तराई का क्षेत्र सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं था। अगर भूगोल से इतिहास की तरफ बढ़ें, तो मुझे लगता है कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वो इतिहास में एक प्राकृतिक सेफ हाउस या सुरक्षित किले की तरह काम करते थे। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। इन जंगलों का यही मैकेनिकल एडवांटेज था। मुगल काल में जब भारी उथल पुथल थी, तब महाराणा प्रताप के वंशजों ने, जिन्हें हम थारू समुदाय कहते हैं, उन्होंने इन्हीं जंगलों में शरण ली थी। क्या बात है! मतलब प्रकृति ने ही तय किया कि कौन बचेगा। हाँ, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, नेपाल के एक तत्कालीन राजा ने भी यहीं पनाह ली थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट आता है, जो रोहिलखंड वाला पॉइंट है। एकदम सही। ब्रिटिश काल से पहले ये विशाल रोहिलखंड का हिस्सा था। मुगल सत्ता और रोहिला सरदारों के बीच ये जगह राजनीतिक शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र रही। ये तो बिल्कुल तार्किक है। जो शरणास्थली पर कब्जा करेगा, पावर उसी के पास रहेगी। जी, लेकिन अब यहाँ कहानी में एक गंभीर मोड़ आता है। जो जंगल दूसरों को बचाता था, 1816 आते आते उसे खुद के वजूद के लिए लड़ना पड़ा। हाँ, स्लाइड 4 में 1816 के बरेली विद्रोह का जिक्र है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? मतलब टैक्स का विरोध तो समझ आता है कि लोग पैसा नहीं देना चाहते, पर यह संघर्ष अचानक धर्म और मर्यादा की रक्षा का आंदोलन कैसे बन गया? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, वो सिर्फ दमनकारी पुलिस टैक्स के खिलाफ नहीं था। ब्रिटिश पुलिस ने स्थानीय लोगों को डराने के लिए महिलाओं का अपमान करना शुरू कर दिया था। ओह, तो ये सीधे आत्मसम्मान पर वार था। बिल्कुल। महिलाओं के अपमान ने पूरे इलाके के गुस्से को भड़का दिया। आम जनता सड़कों पर उतर आई। जब बात मर्यादा पर आती है तो डर खत्म हो ही जाता है। और इसी आम जनता के प्रतिरोध का नतीजा था हमारा अगला एग्जाम अलर्ट। 1889 में ब्रिटिश प्रशासन को ढांचा बदलना पड़ा। पीलीभीत को बरेली से अलग करके एक पूर्णतः स्वतंत्र जिला घोषित कर दिया गया। 1889, एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत। जी, और क्रांति के बाद अब बात करते हैं यहाँ की वास्तुकला और संस्कृति की। मैं तो ये कहूंगी कि अगर पीलीभीत कोई इंसान होता तो उसकी आवाज सबसे सुरीली होती। बहुत बढ़िया कहा आपने। पर आवाज से पहले यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए। मुगल वास्तुकला और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है यहाँ की जामा मस्जिद। हाँ, और गौरी शंकर मंदिर भी तो है ना? बिल्कुल, 250 साल पुराना मंदिर। और यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है दोस्तों। ये मंदिर देवहा और खकरा नदी के पावन संगम पर स्थित है। नदियों का संगम हमेशा से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है। जी, साथ ही माठो टांडा का प्राचीन किला
और देवी पाटन शक्तिपीठ भी बहुत मशहूर है। वास्तुकला तो लाजवाब है, पर सुरीली आवाज वाली बात पर वापस आऊं तो मुझे स्लाइड देखकर विश्वास ही नहीं हुआ। भारत का 95% बांसुरी उत्पादन अकेले यहाँ होता है, 95%। ये एक अभूतपूर्व एकाधिकार है। और कारीगरों ने सिर्फ पारंपरिक बांसुरी नहीं बनाई। यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट नोट करिए। हाँ, वो विश्व रिकॉर्ड वाली बात। बिल्कुल। कारीगरों ने जामनगर का रिकॉर्ड तोड़कर पूरी 16 फीट लंबी बांसुरी बनाई। 16 फीट? एक मिनट, कोई इतनी बड़ी बांसुरी बजा कैसे सकता है? मतलब ब्रेथ कंट्रोल कैसे होगा? यही तो इस कला की खूबी है। मशहूर बांसुरी वादक पंडित राकेश चौरसिया ने खुद इसे बजाकर प्रमाणित किया है। अरे वाह, मतलब ये पीलीभीत को सीधे ग्लोबल पहचान देता है। सच में अद्भुत है। अब बांसुरी के सुरीले सुरों से निकलकर थोड़ा प्रकृति की आवाज की तरफ चलते हैं। मतलब एक तरफ बांसुरी बन रही है और दूसरी तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में खूंखार बाघ घूम रहे हैं। हाँ, पीटीआर यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये सिर्फ बाघों का नहीं, तेंदुओं और दुर्लभ बारासिंगा का भी घर है। और यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है जो परीक्षाओं में अक्सर भ्रम पैदा करता है। वो गोमती नदी के उद्गम वाला पॉइंट ना? एकदम सही पकड़ा आपने। प्राचीन ग्रंथों में जिस गोमती नदी का वर्णन है, लोग उसे लखनऊ से जोड़ते हैं, पर उसका असली उद्गम स्थल पीलीभीत में ही है। ये फैक्ट तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। और चुका बीच जैसी प्राकृतिक जगहें भी तो हैं यहाँ। मैंने सुना है तत्कालीन डीएम पुलकित खरे जी ने यहाँ एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया था। हाँ, उनकी पहल बहुत शानदार थी। उन्होंने एक पुराने और गंदे कूड़ा घर को पूरी तरह साफ करवाकर उसे एक भव्य राजघाट में तब्दील कर दिया। वेस्ट टू ब्यूटी का परफेक्ट उदाहरण है ये। बहुत ही शानदार विजन। और अब इकोनॉमी पर आते हैं। एक तरफ बाघ घूम रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ से सीधा दुबई व्यापार हो रहा है। ये कनेक्शन कैसे बना? ये यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और गन्ने की खेती का कमाल है। एग्जाम अलर्ट नोट करें। यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए 4 प्रमुख चीनी मिलें हैं। अच्छा, कौन कौन सी? मझोला, पूरनपुर, बिसलपुर और खुद पीलीभीत शहर में। ये यहाँ की आर्थिक रीढ़ हैं। और दुबई वाला एक्सपोर्ट? हाँ, यहाँ के किसान अब आधुनिक हो गए हैं। वो ताज़ी सब्जियां उगाकर सीधा हवाई मार्ग से दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये लोकल से बिल्कुल ग्लोबल हो चुके हैं। और ये सब कुछ सिर्फ 7 विकास खंडों और 1440 गांवों के एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। 551 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इतनी घनी आबादी? जी, और इतनी घनी आबादी के बावजूद उन्होंने अपने 1/3 जंगली इलाके को बिल्कुल सुरक्षित रखा है। ये सच में आधुनिक विकास की परिभाषा को चुनौती देता है। तो अगर हम पूरे सफर को समेटें तो राजा वेणु के शासन और पीली मिट्टी की दीवारों से लेकर ग्लोबल बांसुरी नगरी बनने तक का ये सफर बहुत ही कमाल का रहा है। एकदम। और ये हमारा फाइनल एग्जाम अलर्ट है दोस्तों। पीलीभीत कृषि, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी और ऐतिहासिक विरासत का एक बिल्कुल परफेक्ट मिक्स है। बिल्कुल। और जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार आप सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। आज के समय में जब हमारे बड़े शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तो आप सोचिए एक ऐसा जिला जो अपने 95% प्राचीन हस्तशिल्प को बचाता है, खूंखार बाघों का संरक्षण करता है और साथ ही दुबई तक अपना आधुनिक व्यापार भी फैलाता है। हाँ, ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है ना? क्या पीलीभीत का ये कोएग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व का मॉडल हमारे भविष्य के विकास का असली ब्लूप्रिंट नहीं हो सकता? इस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पीलीभीत का पूरा इतिहास एक आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको एसपी स्किल क्राफ्ट का ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।